नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। इस सप्ताह बड़ी बड़ी राजनीतिक खबरें हुई हैं। दिल्ली को नई मुख्यमंत्री मिली। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की जो कमेटी की रिपोर्ट थी उसको मंजूरी दे दी है। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये हुई कि एनडीए सरकार जो तीसरे टर्म में है या मोदी सरकार, उसके 100 दिन भी इसी सप्ताह पूरे हुए। और अब तक यानी 2014 में, 2019 में जब 100 दिन पूरे होते थे तो बहुत गाजे बाजे के साथ सरकार अपना प्रचार करती थी कि उसने इतने बड़े बड़े काम किए। प्रचार इस बार भी हुआ, लेकिन उतने गाजे बाजे के साथ नहीं हुआ। तो मोदी सरकार के 100 दिन के कामकाज के बारे में और विपक्ष के 100 दिन के कामकाज के बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक विजय विद्रोही। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मिलन जी। तो विजय जी, अगर वैसे तो ये क्या कहना चाहिए, 5 साल की सरकार है, बहुमत तो पूरा ही है गठबंधन को, तो ये तो टेस्ट मैच हो रहा है एक तरह से। लेकिन जैसे कहते हैं कि भाई एक सेशन जो है 100 दिन का मुकाबला अगर माना जाए, तो इस 100 दिन में कौन भारी पड़ा? मतलब अब तक तो ये थे कि भाई एक तरफा मुकाबला हमने देखा था 2019 में, 2014 में, कि विपक्ष का कहीं नामो निशान नहीं रहता था और सरकार की वाहवाही या फील गुड टाइप का माहौल रहता था, बड़े बड़े फैसले हो जाते थे। तो ये जो 100 दिन है, इसमें कौन भारी पड़ा? राहुल गांधी भारी पड़े या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारी पड़े? देखिए, मुझे तो कुल मिलाकर लगता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट जो बनाया वो कुछ हद तक भारी पड़ा है। मोदी सरकार को 4-5 इश्यूज पर यू टर्न लेने के लिए मजबूर किया गया। ब्रॉडकास्ट बिल वापस लिया गया, वक्फ बोर्ड वाला बिल जेपीसी को भेजा गया और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में संशोधन करना पड़ा। एक दो चीजें और हुई। तो उस हिसाब से देखा जाए कि जो सरकार कभी झुकती नहीं थी, मोदी जी बड़े आक्रामक अंदाज में और एक बड़े मजबूत नेता के रूप में उभर कर सामने आते थे, वो अपने एनडीए के साथियों के सामने झुकते हुए दिखाई दिए। यहाँ तक कि जातीय जनगणना पर भी सरकार की चुप्पी रहस्यमय ढंग से सामने आ रही है। अब लोग कहा जा रहा है कि साहब जनगणना कराएंगे, लेकिन जातीय कराएंगे नहीं कराएंगे ये बाद में बताएंगे। यानी कहीं ना कहीं ओपन माइंड रखा गया है। यूपीएस जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की गई, वो स्वाभाविक है, राहुल गांधी और उनके साथियों का दबाव था कि ओपीएस को हटाया, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जानी चाहिए, न्यू पेंशन स्कीम खत्म की जानी चाहिए। तो वहां आप एक दबाव देखते हैं। एक अन्य दबाव, आप जातीय जनगणना की बात मैंने की, एक अन्य दबाव आप देखते हैं कि किस तरह से अ, अपने साथियों के साथ झुकना पड़ा। बजट के अंदर स्पेसिफिक निर्मला सीतारमण को बताना पड़ा कि बिहार के लिए ये पैकेज है और आंध्र प्रदेश के लिए ये पैकेज है। तो ये मोदी सरकार का जो कार्य करने की शैली है उससे मैच नहीं खाता। 100 दिन का जश्न, आप सही कह रहे हैं कि 100 दिन का जश्न जश्न 100 घंटे भी नहीं चला। कायदे से इसको बहुप्रचारित प्रसारित किया जाना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ। और 100 दिन में जो घोषणाएं हुई कि 15 लाख करोड़ रुपया सरकार ने स्वीकृत कर दिए, इतनी बड़ी घोषणा और एक झटके में घोषणा कर दी जाती है। कायदा तो ये होता कि हर हफ्ते के हिसाब से भी सरकार चल सकती थी, हेडलाइन मैनेज कर सकती थी। कहा जा रहा है कि साहब 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जो घोषणा हुई है ये आगे का घोषणा है। और अभी तक जितने घर बनाने का लक्ष्य था उसमें से 1 करोड़ घर तो अभी बने नहीं है। ये एक बड़ा तथ्य है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर 100 दिन में इतना ही भारी काम कर लिया, जैसा मोदी जी ने कहा था तीसरी बार सत्ता में आया हूं तो 3 गुना ज्यादा काम करूंगा, तो इसका परछाई हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री अमित शाह, दूसरे बीजेपी नेताओं की रैलियों में, भाषण में दिखनी चाहिए थी। लेकिन वहां तो वही परिवारवाद, वही राहुल गांधी को कोसना, ये सब चल रहा है। और सबसे अंत में राहुल, अगर 100 दिन का जश्न ही आप इतने जोर शोर से मना रहे हैं, आपने वाकई में बड़ी भारी कामयाबियां हासिल की हैं, तो राहुल गांधी पर हरदीप पुरी या बिट्टू, इनके माध्यम से अनर्गल किस्म के आरोप लगाने लगाने की क्या जरूरत थी? मल्लिकार्जुन खड़गे का जो खत प्रधानमंत्री को गया उसका जवाब जेपी नड्डा को देने की क्या जरूरत थी? फिर वन नेशन वन इलेक्शन वाला नया जुमला बाजार में फेंकने की क्या जरूरत थी? क्योंकि अगर आप 100 दिन का जश्न मनाते, अभी तक मना रहे होते आप, अगर आपके पास ठोस कुछ चीजें होती तो। मिलिंद जी। नहीं तो विजय जी, देखिए, मुझे जो लगता है, जो अगर इस सरकार की मुझे
दो बड़ी उपलब्धियां या तीन बड़ी उपलब्धियां मैं कहूं तो भले ही ओपीएस जो स्कीम लाई की जगह यूपीएस को लाया गया, मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम, लेकिन ये एक ऐसा समाधान सरकार ने निकाला जो कि जिससे सरकारी खजाने पे बोझ भी ज़्यादा नहीं पड़ेगा और कर्मचारियों की भी जो मांग थी कि हमको 50% पेंशन मिल जाएगी, वो एक फॉर्मूला पेश करना मुझे लगता है सरकार की एक बड़ी उपलब्धि रही है। दूसरी बात ये रही है कि जो उन्होंने घोषणा की थी कि 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को हम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उनके इनकम हम इंश्योरेंस देंगे, वो भी सरकार ने वो स्कीम ला दी है। तो ये जो और तीसरी बात जिसका आपने जिक्र किया कि वन नेशन वन इलेक्शन, इसका भले ही कोई बिल नहीं आया लेकिन सरकार ने इसके कमेटी की रिपोर्ट पेश करी। तो ये तीन बड़े फैसले जो मुझे लगते हैं विजय जी। लेकिन अब मैं आता हूं जो ओवरऑल 100 दिन की राजनीति है विजय जी, चूंकि आपने जाति जनगणना का जिक्र किया, फिर हमने देखा कि लेटरल एंट्री जो सरकार 2018 से करते आ रही थी उसको इस बार वापस लेना पड़ा क्योंकि राहुल गांधी ने इसका विरोध कर लिया कि भाई इसमें आरक्षण नहीं है, बिना आरक्षण के सीधे भर्ती हो रही है। तो आरक्षण को लेकर मोदी सरकार कहीं ना कहीं डिफेंसिव है, इसलिए आरएसएस ने भी कहा कि हमको जाति जनगणना से कोई दिक्कत नहीं, बस इस पर राजनीति नहीं हो, लेकिन उन्होंने एक तरह से इसको हामी भर दी। तो मेरा आपसे ये सवाल है, हम साप्ताहिक सभा में पहले भी बातचीत कर चुके हैं कि अगर चुनाव के 100 दिन पहले देखे जाए विजय जी, मतलब मैं कह रहा हूँ आप जनवरी से मार्च ले लीजिए या मान लीजिए या अप्रैल ले लीजिए, इस सरकार के जो मतलब मोदी सरकार के जो आखिरी के 100 दिन थे और जो पहले तीसरे टर्म के 100 दिन हैं, तो आखिरी के 100 दिन में पूरा कमंडल मतलब मंदिरमय पूरी राजनीति थी। राम मंदिर बन गया था, हिंदू मुसलमान इस पर राजनीति हो रही थी। और अब जो अगर आप ये वाले 100 दिन देखेंगे तो पूरी राजनीति विजय जी वो मंडल पे हो रही है, मतलब जाति पे हो रही है कि जाति जनगणना पर भी अमित शाह को कहना पड़ा कि नहीं हम करेंगे, विचार कर रहे हैं, बताएंगे। तो उसको कोई इनकार नहीं कर रहा और ऐसा लग रहा है कि वो कर ही देंगे। दूसरी बात जो मैंने कही कि लेटरल एंट्री 2018 में सरकार ने शुरू की थी और 2024 तक उसके बाद 57 लोगों को ऐसी नौकरी भी बिना आरक्षण के दे दी, लेकिन पीछे हटना पड़ा। तो क्या अब ये 100 दिन का जो ट्रेंड है कि जाति की राजनीति धर्म पर हावी पड़ रही है, वो हम आगे भी देखेंगे? देखिए, जातीय जनगणना का मुद्दा तो बिल्कुल गले की फांस बन गया है। आपने आखिरी 100 दिन की बात कही थी मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल की, तो उसमें आपको ध्यान होगा मोदी जी क्या कहते थे कि जातीय जनगणना की बात कहकर कांग्रेस ने एक बड़ा पाप कर दिया है, फिर हिंदू मुसलमान की राजनीति की एक भैंस खोल कर ले ली जाएगी, राम मंदिर का भव्य उद्घाटन के भरोसे थी। तो ये सारी चीजें जिस दिन 4 जून को नतीजा आया और बीजेपी 303 से गिरकर 240 पर आ गई, तब से थोड़ा हिल गई है बीजेपी। और मोदी जी मुझे लगता है कि अभी उस सदमे से उभरे नहीं है। और एनडीए का है, उनको ये इस तरह की सरकार चलाने का ना तो अनुभव है, ना उनको इस तरह की उनका मिजाज है इस तरह की सरकार चलाना। और एनडीए के साथियों ने के कारण भी लेटरल जो एंट्री वाला मामला वापस लेना पड़ा। चिराग पासवान से लेकर सब लोग विरोध में आ गए थे। अग्निवीर योजना को लेकर विरोध हो रहा था। अब अग्निवीर को लेकर भी सरकार कह रही है कि साहब 20% लोगों को अर्धसैनिक बलों में नियुक्ति दे दी जाएगी, बाकी को यहाँ खपा दिया जाएगा, वहां खपा दिया जाएगा। बीच में इस तरह की भी खबरें आई कि आर्मी ने एक रिपोर्ट दी है कि कैसे अग्निवीर समस्या की जो योजना है इसको और रेक्टिफाई किया जा सकता है। सरकार इशारा कर रही है कि 25% लोगों को जो रिटेन करने वाली बात है उसको बढ़ाकर 50% किया जा सकता है। तो बैकफुट पर तो सरकार आती दिख रही है। और जहां तक आपने मंडल पार्ट 2 की बात की, तो अब तो ओबीसी राजनीति एक नया वो हो गया है, नया नॉर्म हो गया है। और आज भी मैं राहुल गांधी की हरियाणा में चुनावी सभा सुन रहा था, उसमें भी वही जोर दे रहे हैं ओबीसी को लेकर, क्योंकि वहां पर नायब सिंह सैनी ओबीसी मुख्यमंत्री हैं। तो वो 30-32% वहां ओबीसी की आबादी भी है। तो इसका तोड़, और दूसरा आरक्षण छीन लेगी बीजेपी और संविधान बदल देगी बीजेपी। इसका बहुत 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 बार मोदी जी की तरफ से खंडन हुआ है, लेकिन अभी भी इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट ने इस मुद्दे को छोड़ा नहीं है। कुल मिलाकर छोटे शब्दों में कहा जाए तो पिछले 4 जून के बाद नैरेटिव सेट करने का, एजेंडा सेट करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट कर रहा है। और इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट एकजुट बना हुआ है और मोदी सरकार को डिफेंड करना पड़ रहा है, जो वो पहले ऑफेंस पर ज्यादा यकीन किया करते थे। इस बार आक्रामक तरीके से वो सामने नहीं आ रहे, खुद को बचाने में लगे हुए हैं। 17 सितंबर के बाद जरूर थोड़ा मोदी जी का मिजाज कुछ पुराना जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पकड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन
फिर हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव, वहां पर उनकी रैलियां कम होना, रैलियों में भीड़ कम आना, और जो वो मुद्दे उठा रहे हैं या जो सर्वे आ रहे हैं, वो सब भी बीजेपी कैंप के लिए एक खुशी की बात नहीं है, दुख दुख की बात ही है। नहीं तो विजय जी, आप ये जब कह रहे हैं कि 17 सितंबर के बाद में ऐसा लग रहा है कि मोदी जी अपने पुराने फॉर्म में लौट रहे हैं, तो वो आप किस आधार पे कह रहे हैं? क्या जैसे उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात कही है, उस आधार पे आप कह रहे हैं कि भाई वो फ्रंट फुट पे आ गए हैं? ये किस आधार पे आप ये बात कह रहे हैं? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा फ्रंट फुट पर आ गए, मैं कह रहा हूँ वो बैक फुट पर थे और बिल्कुल डिफेंसिव खेल रहे थे। अब थोड़ा सा शफल करने लगे हैं। अब जैसे बहुत कई महीने बाद उनके मुंह से मैंने कल परसों एक रैली में सुना कि मोदी को ये लोग समझते हैं, अब वो अपने मुंह से मोदी बोलने लगे हैं। पिछले 2-3 महीने से मोदी शब्द गायब था। एक जैसे वन नेशन वन इलेक्शन के बहाने उन्होंने ये बात, वो जुमला हो उसमें तमाम खामियां हो, वो 2/3 बहुमत सरकार का ना राज्यसभा में है ना लोकसभा में है, ये बिल किसी सूरत में पास नहीं हो सकता। ये तमाम हकीकत मोदी जी जानते हैं, लेकिन फिर भी वो एक ये प्रोजेक्ट इस रूप में कर रहे हैं कि देखिए वो बैसाखियों के सहारे हैं, लेकिन वो अपनी जो आर्थिक सुधार दूसरे रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तो उस पर वो बढ़ने के लिए आगे तैयार हैं। और वन नेशन वन इलेक्शन को इस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है कि एनडीए के बाकी साथी साथ दे रहे हैं, और वो अपने उससे पीछे नहीं हट रहे। आपको ध्यान हो 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर के अंत में उन्होंने दो बातें कही थी, वन नेशन वन इलेक्शन की, और यूनिफॉर्म सिविल कोड की तर्ज पर उन्होंने कहा था कि एक सेकुलर सेकुलर। सेकुलर सिविल कोड की बात कही थी। और अब उसको थोड़ा वो स्ट्रेस देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो अपनी, क्रिकेट की भाषा में ही बात की जाए, कि वो अपनी फॉर्म को नए सिरे से तलाशने में जुटे हुए नजर आते हैं। अभी तक ऐसे लग रहा था कि वो थक गए हैं, हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, और उनको कोई तोड़ सामने नहीं आ रहा, निकल कर सामने वो नहीं निकाल पा रहे। तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा उनकी राजनीति में फर्क पड़ता दिखाई दे रहा है, और ओबीसी की जातीय जनगणना की हकीकत को वो ये सरकार बहुत उससे समझने लग गई है, चाहे वो राजनीतिक मजबूरी ही क्यों ना हो। नहीं तो विजय जी, जो आपने फॉर्म में लौटने वाली बात कही, तो मुझे एक बयान इसी हफ्ते जो उन्होंने दिया वो याद आया, जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों को लगा था कि ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मेरे बारे में कुछ भी कह रहे थे, तो मैं तो अपने काम में लगा रहा। लेकिन ये जो खास करके सोशल मीडिया पर जो मीम्स बन रहे थे या कांग्रेस की तरफ से जो एग्रेशन था, उसका कहीं ना कहीं तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा मत समझो कि ये मजाक उड़ा रहे हो, तो मेरा ध्यान नहीं है या मैं डिफेंसिव पे हूँ। उन्होंने कहा मैं अपने काम पे लगा हुआ था। लेकिन विजय जी, मैं दो मुद्दे जो उस पर मैं आपसे हाँ या ना में जवाब चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, जातीय जनगणना होगी या नहीं होगी, पहला सवाल। और दूसरा कि अग्निवीर का क्या होगा, क्या उसमें बदलाव होगा? देखिए, आपके सवालों का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि मोदी जी अगर फ्रंट फुट पर आते दिख रहे हैं, तो उनकी पार्टी के लोग ही इस तरह की गड़बड़ियां कर रहे हैं, जिससे कि राहुल गांधी का प्रचार प्रसार हो रहा है। अब जो सुरक्षा, राहुल गांधी की जान खतरे में है, इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री को खत लिखते हैं, जवाब जेपी नड्डा देते हैं। और वो जवाब ने जेपी नड्डा ने जो दिया है, उससे तीन चार बातें क्लियर होती हैं कि बिट्टू या हरदीप पुरी जो कह रहे हैं उससे सरकार कहीं ना कहीं सहमत है। और ये मुझे लगता है कि मोदी ने जो थोड़ी बहुत कोशिश की फ्रंट फुट पर आने की, इसका एक रिवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये उनके कार्यकर्ताओं को तो अच्छा लगेगा, लेकिन आम नागरिकों को शायद ये तर्क पचे नहीं। और जहां तक आपने बात की जातीय जनगणना की, मेरे हिसाब से जातीय जनगणना तो करानी ही पड़ेगी। भले ही सरकार ये कह दे कि जातीय जनगणना का आंकड़ा हम जारी नहीं करेंगे, जैसा चिराग पासवान ने कहा था। और एक बार जातीय जनगणना की घोषणा ही तो करनी है। घोषणा करने के बाद आपके पास 1-1.5 साल का समय रहेगा, और ये मुद्दा तब तक कांग्रेस के लिए भोथरा साबित करने का बीजेपी यत्न कर सकती है। और अग्निवीर योजना की बात की है आपने जो कही, मुझे लगता है कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अग्निवीर योजना शुरू की जानी चाहिए थी, कि पहले बैच को हम 75% रिटेन करेंगे, दूसरे बैच को 50% रिटेन करेंगे, उसके बाद स्टडी करेंगे, फिर हम देखेंगे कि आगे क्या किया जा सकता है। और मुझे अब लगता है कि ये 25% जो रिटेन किया जा रहा है, इसको बढ़ाकर 50%, बहुत संभव है कि इसकी घोषणा जल्दी हो जाए। तो विजय जी, हमने
पहले 100 दिनों की तो बात कर ली, लेकिन अगले 100 दिनों में जो बड़ी परीक्षा होनी है वो विधानसभा चुनाव में होनी है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में तो चुनाव चल ही रहे हैं। तो इन दोनों राज्यों के बारे में हम बारी-बारी से बात कर लेते हैं कि आपको क्या लगता है कि हरियाणा में इस बार जो 10 साल से बीजेपी सरकार है, ओपिनियन पोल ये संकेत दे रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार बन सकती है। तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, मुझे तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मुझे साफ लग रहा है कि वहां बदलाव की हवा है। बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की झेल रही है। कांग्रेस का जो गुट है कमोबेश एकजुट है, और उनका कांग्रेस का घोषणा पत्र बीजेपी के संकल्प पत्र पर भारी पड़ रहा है। वहां सामाजिक न्याय से लेकर यूथ, किसान, सबकी बात कही गई है। और फिर एक और बात है कि बीजेपी ने अभी से यह मैसेज देना शुरू कर दिया है कि वो तो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, इसलिए गोपाल कांडा का साथ लेना है, कहीं चौटाला का साथ लेना है, कहीं कहाँ पर्दे के पीछे साथ लेना है। बीजेपी में गुटबाजी, खेमेबाजी। जो विज साहब हैं वो कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, राव इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, अमित शाह अड़े हुए हैं कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो बहुत सारे कारण हैं जो ये बता रहे हैं कि हरियाणा में बदलाव की हवा है। और खट्टर साहब का जिस ढंग से नाम तक नहीं लिया जा रहा, तो हरियाणा में तो मुझे क्लियर है कि 90 में से मुझे लगता है कि बहुत आसानी से कांग्रेस को 50-55 से ज्यादा सीटें मुझे लगता है कि मिल जानी चाहिए। और जम्मू कश्मीर में विजय जी क्या होगा? वहाँ पर चुनाव ही इतने लंबे समय के बाद हो रहे हैं। तो वहाँ पर जैसा कि दर्शकों को पता है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं, और जो पीडीपी है, जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, वो अलग लड़ रही है, और बहुत सारे इंडिपेंडेंट भी खास करके जो कश्मीर घाटी में हैं वो लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी मैदान में है। तो विजय जी, ऐसा कुछ लग रहा है क्या कि वहाँ पर किसी को भी बहुमत नहीं मिल पाएगा और बड़ी वापस वही स्थिति होगी जो पहले बनती थी कि बिना कांग्रेस या बिना बीजेपी के सरकार नहीं बन पाएगी? देखिए, मोटे तौर पर कुछ दिन पहले तक तो मुझे जो वहां के कुछ पत्रकारों से बात होती थी उसके आधार पर यह क्लियर था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सीपीएम और पैंथर पार्टी का गठबंधन आराम से चुनाव जीत जाएगा। अब जो अभी जो हाल में जमायते इस्लामी के जो लोग हैं और राशिद इंजीनियर के लोग मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने घाटी में से 47 में से 28 जगह कैंडिडेट ही नहीं उतारे, सिर्फ 19 जगह कैंडिडेट उतारे, बाकी जगह निर्दलियों के को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो गठबंधन है साफ तौर पर एज लिए हुए है, और ये 46 का जो बहुमत का आंकड़ा है इसको क्रॉस करने की स्थिति में है। और अगर त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति भी बनी तो मुझे लगता है कि ये गठबंधन 2-4 सीटों से ही चूकेगा, और फिर हो सकता है पीडीपी के साथ या कुछ निर्दलियों के साथ मिलकर सरकार बनाने में कामयाब हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है मिलिंद जी, जो कुल मिलाकर जो दोनों राज्यों से जो खबरें इस तरह की आ रही हैं कि बीजेपी 1/3 पर यकीन कर रही है। यानी बीजेपी को लग रहा है कि 90 में से हरियाणा में 30 सीटें आ जाए, बाकी का जुगाड़ कर लेंगे। और इसी तरह लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में उनको लग रहा है कि 90 में से 30 सीटें आ जाएं, यानी जो उनके जो साथी हैं गुलाम नबी आजाद जो पर्दे के पीछे साथ में हैं, या घाटी में से कुछ इक्का दुक्का सीटें मिल जाएं, तो उसके उसके हिसाब से वो मतलब पोस्ट पोल सिनेरियो पर बीजेपी ज्यादा यकीन कर रही है। और कांग्रेस और आम जो गठबंधन है जम्मू कश्मीर में एनसी के साथ, कांग्रेस को साफ लग रहा है कि 5-8 अक्टूबर को नतीजे उनके पक्ष में होंगे। बीजेपी को लग रहा है कि 8 अक्टूबर के बाद की स्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि जिससे सरकार बनाने में वो कामयाब हो जाए। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए कि एज दोनों जगह इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट को मेरे हिसाब से आज की तारीख में है। नहीं विजय जी, अगर 30 सीटें जम्मू कश्मीर में मिलती है तब तो बीजेपी सरकार बनाने की भी स्थिति में हो सकती है, क्योंकि उसके लिए 15-16 का जुगाड़ करना उतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन हरियाणा में अगर 30 सीटें आती तो शायद वो संभव नहीं हो, क्योंकि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और उसका सीधा मुकाबला है। वहाँ तीसरी पार्टी को सीटें मिलती लेकिन उतनी नहीं मिलती है। आखिर में विजय जी, एक बार फिर से 100 दिन के जो का स्कोर कार्ड जो है वो क्या, कौन फाइनली आप किसको बताएंगे कि इस सेशन में कौन भारी पड़ा 100 दिन में? देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, मुझे लगता है कि 3-4 कारण भी मैंने बताए। मुझे तो लगता है कि पहले 100 दिन में राहुल गांधी कुल मिलाकर भारी पड़े हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर भारी पड़े हों, चाहे अमेरिका जाकर जो उन्होंने भाषण दिया, इंडिया डायस्पोरा को जो संबोधित किया, और जिस ढंग से बीजेपी ने एक तरह से राहुल गांधी
के बारे में जो कुछ कहा उससे वो एक तरह से राहुल गांधी का प्रचार प्रसार ही हुआ। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी, मैं तो कहूंगा कि राहुल गांधी पहले 100 दिन में भारी पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी इस बातचीत के लिए साप्ताहिक सभा में। तो साप्ताहिक सभा में आज हमने बात की मोदी सरकार के 100 दिन के बारे में, 100 दिन का कामकाज कैसे रहा, क्या उसकी उपलब्धियां रही और क्या उसके यू टर्न्स रहे या क्या उसकी नाकामियां भी रही। तो विजय जी का जो आकलन ये है कि राहुल गांधी इन 100 दिनों में भारी पड़े। कम से कम मीडिया में उन्होंने हेडलाइन बनाई, उन्होंने सरकार को डिफेंसिव में लाया। लेकिन जैसा कि विजय जी कह रहे हैं कि अब लग रहा है कि 100 दिन के पूरे होते तक मोदी जी वापस अपने फॉर्म में लौटने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर्म तलाश रहे हैं और उस तरह के भाषण में उनकी रंगत दिखने लग गई है, या वन नेशन वन इलेक्शन का जो फैसला है उससे एक तरह से एजेंडा बदलने की कोशिश उन्होंने की है। लेकिन ये कितनी कामयाब होती है इसके लिए अभी हमें 8 अक्टूबर तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, जबकि विधानसभा चुनाव जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं उसके नतीजे आ जाते हैं। वो नतीजे सरकार के लिए एक तरह से आगे वाला रास्ता दिखाएगी कि वो कितनी मजबूती से आगे चल सकती है या नहीं चल सकती है। और उसके बाद महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली में भी चुनाव होने हैं। तो अगले 100 दिनों में नज़र रहेगी विधानसभा चुनाव पर। साप्ताहिक सभा देखने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये शो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, हम इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। नमस्कार।